तो आज हम स्टार्ट करेंगे लॉकिंग डिवाइस मशीन स्क्रू क्या होते हैं। पर इससे पहले हम पिछला रिवीजन कर लेते हैं। पिछला हमने क्या पढ़ा था? पिछला हमने नट्स के बारे में पढ़ा था। नट्स क्या होते हैं और कितने टाइप के नट्स होते हैं, कौन कौन से नट्स होते हैं, कुछ स्पेशल नट्स होते हैं, उनके बारे में हमने जाना था। और इसके अलावा ये देखा था कि वाशर्स क्या होते हैं, इनका यूज क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो फिर से हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो नट बेसिकली जो जनरल तौर पर यूज होने वाले होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक हेक्सागोनल नट नट होता है जिसके 6 साइड्स होते हैं, और एक स्क्वायर नट होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं। ये तो जनरल टाइप के नट्स हमने पढ़े थे। इसके अलावा कुछ स्पेशल पर्पज के लिए प्रयोग किए जाने वाले नट नट होते हैं, और उनका डिवीजन उनके काम के हिसाब से या उनकी बनावट की संरचना के हिसाब से जो है, बनावट के हिसाब से नाम दिया जाता है। जैसे ये कॉलर नट है तो इसकी साइड में कॉलर टाइप की संरचना है। ठीक, ऐसे ही कैप नट है तो ऊपर कैप जैसी संरचना लगा दी जाती है ताकि लीकेज वगैरह रोका जा सके। इसके अलावा हमने पढ़ा था कैप्स्टन नट। कैप्स्टन नट में क्या होता है, उसके साइड्स पे जो होते हैं, पहली बात तो साइड्स नहीं होती, ये राउंड होता है, और राउंड के चारों तरफ इसको टाइट करने या खोलने के लिए, ढीला करने के लिए चारों तरफ होल बने होते हैं। ये होल जो है स्क्रू वाले भी हो सकते हैं, मतलब चूड़ियाँ कटी हुई भी हो सकती हैं और बिना चूड़ियाँ कटी हुई भी हो सकती हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था रिंग नट। इसकी संरचना रिंग जैसी होती है। ये ग्रूव की जगह जो है, होल ब्लाइंड होल की जगह जो है इसमें स्लॉट कटे होते हैं, और ये जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा ये डोम नट होता है। ये कैप नट की तरह ही होता है, ये डोम कैप नट बोला जाता है इसको। एक्चुअली कैप कैप नट के प्रकार में ही आ जाता है ये। कैप नट में ये परमानेंट कैप नहीं होता है इसमें, जबकि डोम नट में इसको परमानेंट करके बना दिया जाता है। इसके बाद वाशर्स पढ़े थे हमने। वाशर्स जो है लीकेज रोकने के लिए और झटके ऑब्जर्व करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और ये दो तरीके के होते हैं, एक जनरल होता है प्लेन वाशर जिसको बोला जाता है, और एक होता है स्प्रिंग वाशर। ठीक है, तो अब हम आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या क्या लॉकिंग डिवाइस मशीन स्क्रू के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये टाइप्स ऑफ फास्टनर्स के अंतर्गत अंतर्गत ही आते हैं। और आज हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, लॉकिंग डिवाइस को परिभाषित करेंगे क्या होते हैं ये। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के लॉकिंग डिवाइसों के नाम जानेंगे और उनके कार्यों को देखेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम स्टड क्या होते हैं उसका अध्ययन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि लॉकिंग डिवाइस होती क्या है। लॉकिंग मतलब जो लॉक करे, और डिवाइस मतलब यंत्र या साधन। तो यहाँ पर देखिए क्या है, क्या डेफिनेशन क्या दिया जा रहा है। ये कंपन या कंपन के प्रभाव के अधीन मशीनों पर लूज काम करने से नट को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है लॉकिंग डिवाइस प्रयोग की जाती है। यानी अगर किसी मशीन किस पर हम वर्किंग हैं, मतलब वर्क कर रहे हैं किसी मशीन पे, और अब मशीन है तो वो कुछ मूविंग पार्ट्स होंगे उसमें, और उसमें जो है कि वाइब्रेशन पैदा होंगे, कंपन होंगे। तो कंपन की वजह से जो नट और बोल्ट के माध्यम से जुड़े हुए पार्ट हैं, तो क्या है कि बार बार कंपन होने से झटके लगेंगे, और झटके लगेंगे तो वो खुलने के चांस होंगे जो नट और बोल्ट रहेंगे। तो उस नट और बोल्ट को लॉक करने के लिए, ताकि वो खुल न सके, इसके लिए हम लॉकिंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण लॉक नट ही है। नट तो लगाया जाता है, उसके ऊपर एक और नट लगाया जाता है जिसको लॉक नट बोलते हैं। पहला नट जो होता है वो जोड़ बनाने के लिए होता है, और दूसरा नट जो लगाया जाएगा वो उस पहले वाले नट को लॉक करने के लिए लगाया जाता है, ताकि वो खुले नहीं, वो अपने स्थान पे बना रहे, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। अब जो नॉर्मल जो लॉकिंग जनरल नट यूज हमने किया था जोड़ बनाने के लिए, उसके साइज में और जो लॉकिंग नट होता है उसके साइज में अंतर होता है। और वो कितना अंतर होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। यह एक अतिरिक्त नट है जिसे लॉक नट कहा जाता है, जो दूसरे पर लगा होता है। लॉक नट की मोटाई 0.6 डी से 0.8 डी हो सकती है, जहाँ पर डी को बोल्ट का व्यास बोला जा रहा है। ये जो बोल्ट लगाया गया है इसका व्यास अगर हम 20 मान लें, तो 20 इंटू 0.6
12 mm और 0.8 16 mm, यानी अगर 20 mm के डायमीटर का बोल्ट है तो उसमें जो ये लॉक नट लगेगा उसकी साइज 12 से 16 mm के बीच में हो सकती है इसकी थिकनेस। ठीक है। अब लॉक नट जब नट पर कसकर लगाया जाता है तो यह नट को ढीला होने से रोकता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है ना। ये बोल्ट वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा जो है अ, ये वाला पार्ट है, और ये जो है नट है, और ये ऊपर वाला है जो ये लॉक नट है। तो ये वाला इसके साथ तो जोड़ बनाया, लेकिन ये वाला जो है इसको इसके स्थान से फिक्स कर देता है। ये दोनों एक दूसरे से जब लगे होते हैं इस तरीके से, तो ये एक दूसरे से को टाइट कर देते हैं। ये पहले तो इसके बोल्ट के साथ जोड़ बनाया और ये ऊपर वाला इसको लॉक कर दिया। ये अब झटके भी लगेंगे तो ये ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये केवल रोकने के लिए लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अब हम ये पहला होता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉकिंग डिवाइस है, लॉक नट जनरली यूज भी किया जाता है। इसके अलावा अब दूसरा लॉकिंग डिवाइस होता है स्प्लिट पिन। ये इस तरीके की संरचना होती है जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो साइकिल के गद्दी होती है उसके बैक साइड में देखेंगे तो इस तरीके से स्प्लिट पिन लगी होती है। इसको मोड़ दिया जाता है, लगाने के बाद फिक्स करने के बाद मोड़ दिया जाता है ताकि बाहर ना निकले। जैसे यहाँ नट में देखिए लगाया गया है, नट में आर पार होल किया गया है और इस नट के अंदर ये स्प्लिट पिन अंदर डाल दी गई है। ठीक है। तो ये पिन इस साइड से मोड़ देंगे तो अब ये नट जो है फिक्स हो गया, ना ऊपर आएगा ना नीचे जाएगा। इसीलिए ये स्प्लिट पिन का प्रयोग किया जाता है। इसको अगर हम जानकारी देंगे तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि यह सेमी सर्कुलर स्टील वायर से बना होता है जो 180 डिग्री पर मुड़ा होता है। ये है ना 180 डिग्री पे यहाँ से ले आकर के फिर वापस यहीं पे मोड़ दिया गया। ठीक है। तो ये 180 डिग्री बोला जा रहा है, जिससे एक गोलाकार हेड बन जाता है यहाँ पे, और इससे बोल्ट स्क्रू इंडस में विभाजित पिन होल के माध्यम से पारित किया जाता है और इंडस के पीछे की ओर खोला जाता है। इस वाले एरिया को इंडस बोला जा रहा है। इसको पहले सीधे अंदर डाल देंगे और उसके बाद जो होल्स बने होंगे, जैसे यहाँ पे होल बना हुआ है जिसके अंदर हमने इसको फिट किया, और फिर इसकी इस साइड वाले को मोड़ देंगे। वही चीज़ ये बताया जा रहा है यहाँ पे। इसके द्वारा यह नट को उनकी स्थिति में लॉक कर देता है और बोल्ट व्यास जो है 2.5 से 170 mm व्यास के आधार पर 16 आकार में उपलब्ध होते हैं। जैसे बोल्ट का व्यास अलग अलग होगा तो उसी के आकार के आधार पर इनका बनावट होता है, इनकी साइज होती है। तो ये 16 साइज में ये भी उपलब्ध होते हैं। लंबाई इनकी अलग अलग होती है जैसा कि बोल्ट होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि स्लॉटेड नट क्या होते हैं। अब जहाँ पर ये चीज़ लगेगी, स्प्लिट पिन लगेगी, वहाँ स्लॉट होना चाहिए, होल होने चाहिए नट में। अगर होल में नट नहीं है, ये नट में भी होल नहीं है और बोल्ट में भी होल नहीं है, तो ये समस्या हो जाएगी कि हम इसको कैसे लगाएं। स्प्लिट पिन तभी तो लगाई जा सकती है क्योंकि ये किसी होल में जाएगा, और वो उस चीज़ को फिक्स करने के बाद जब मोड़ देंगे तब ये स्प्लिट पिन अपना काम करेगा। तो स्लॉटेड नट भी एक तरीके का लॉकिंग डिवाइस है, लेकिन ये ना तो ये अपने आप में कंप्लीट है और ना स्लॉटेड नट अपने आप में कंप्लीट है। ये दोनों एक साथ प्रयोग किए जाएंगे। यह एक हेक्सागोनल नट होता है स्लॉटेड नट, जिसकी चौड़ाई 0.25 डी होती है और नट के टॉप एंड पर विपरीत फेसेस होते हुए काटा जाता है। स्लॉट के अनुरूप बोल्ट एंड में ड्रिल किए गए होल में स्लॉट के माध्यम से एक स्प्लिट पिन डाला जाता है। नट को सुरक्षित करते हुए पिन को स्प्लिट एंड खोला जाता है। ये स्प्लिट एंड बोला जा रहा है, इसको खोल दिया जाता है। स्लॉट की चौड़ाई 0.25 डी और 0.3 डी गहरी स्प्लिट पिन डाया 0.2। ये स्प्लिट पिन का डायामीटर बता रहा है, इसका डायामीटर 0.2 डी होना चाहिए और स्लॉट की चौड़ाई जो होती है वो 0.25 से 0.3 डी के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये चौड़ाई ज़्यादा नहीं होगी तो ये स्प्लिट पिन इसके अंदर जा नहीं पाएगा। तो ये इसीलिए ये 0.2 है और ये 0.25 से 0.3 डी के बराबर है। ओके। अब अब यहाँ पे उसी का स्लॉटेड नट का चित्र दिखा गया है। ये नट है, इसको स्लॉट किया गया है यहाँ से
यहाँ भी स्लॉट किया गया, यहाँ भी स्लॉट किया गया, यहाँ भी स्लॉट, स्लॉट का मतलब खांचा बना दिया गया। और ठीक एक होल इस बोल्ट में, ये बोल्ट नीचे वाला हिस्सा ऊपर से पूरा आर पार दिखा रहा है, तो इसमें भी एक होल कर दिया गया है। अब क्या करेंगे, जब नट को टाइट करेंगे तो ये वाला जो भी खांचा इस होल के सामने आएगा, उसको फिक्स करते हुए इसके अंदर जो है एक ये स्प्लिट पिन लगा दिया जाएगा। ये वाला स्प्लिट, इस वाले पिन को अंदर लगा करके, लगाने के बाद ये कुछ ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसको अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और जब ये स्प्लिट पिन अंदर डाल देंगे तो फिर ये वाला जो स्प्लिट एंड है, इसको हम दो हिस्से हैं एंड के, एक दूसरे तरफ और एक इसके अपोजिट तरफ जो है फोल्ड कर देंगे, मोड़ देंगे तो अब ये क्या है, ये नट और ये बोल्ट एक दूसरे यहीं पर ये फिक्स हो जाएंगे। अब ये ना तो बाहर निकलेगा, ना तो अंदर की तरफ आएगा, ना तो बाहर की तरफ। अंदर जो है कि ऑब्जेक्ट होगा तो वो अंदर और नहीं आने देगा, और बाहर ये स्प्लिट नट, इस स्प्लिट पिन जो लगा हुआ है उसको बाहर नहीं जाने देगा, तो ये लॉक हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है। अब कैसल नट क्या होता है ये देखते हैं। ये नट पर कैसल नामक बेलनाकार भाग पर कटी हुई अर्धवृत्ताकार इन स्लॉट के साथ स्लॉटेड नट के समान है। यह स्प्लिट पिन के माध्यम से पारित किया जाता है और नट को लॉक कर देता है। अब जो हमने ये पढ़ा अलग अलग स्प्लिट पिन और स्लॉटेड नट, ठीक है। स्लॉटेड नट और कैसल नट में कोई विशेष अंतर नहीं समझ में आता है हमें, बट यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये सिंपली नट में ही होल कर दिया गया था, स्लॉट काट दिया गया था, तो स्लॉटेड नट बोला जा रहा था। लेकिन अगर ये जो स्लॉट कटे हैं उस नट के ऊपर वाले हिस्सा में एक राउंड बनाया जाए और उसमें ही कट लगाया जाए, स्लॉट किया जाए, तो इसी नट को जो है हम स्लॉटेड कैसल नट बोलेंगे। ऊपर हम एक कैसल बना दिए, नट पूरा सेफ है, नट में किसी प्रकार का कोई खांचा और होल नहीं बना हुआ है, जबकि यहाँ पे देखो नट में ही ऊपर ऊपर खांचा बना दिया गया है। तो कैसल नट और स्लॉटेड नट में यही विशेष अंतर होता है कि कैसल नट जो होता है वो जो बेस होता है नट जिसमें चूड़ियाँ कटी होती हैं, उसमें किसी प्रकार का जो है होल वगैरह या स्लॉट नहीं कटे होते हैं, जबकि कैसल नट स्लॉटेड नट में उसी नट के ऊपर ही जो है कि हम कट लगा देते हैं, स्लॉट लगा देते हैं। और ये जो कैसल नट होते हैं ये फिक्स है ग्रेड में उपलब्ध होते हैं, ए बी सी आकार में, और 4 mm से लेकर के 100 mm तक उपलब्ध होते हैं। अब अगला जो नट है वो है शॉ नट या व्हील्स नट इसको बोला जाता है। नट में ही हमने क्या किया है, एक चीरा लगा दिया है ऐसे, उसके हॉरिजेंटली रूप में एक चीरा लगा दिया है ना, इसलिए शॉ बोला जाता है, शॉन कर दिया हमने, चीर दिया। यह एक सामान्य हेक्सागोनल नट है जो इसके कोने से आधा कट कर दिया गया है ना, यहाँ से आधा अंदर की तरफ कट लगा दिया। स्लॉट की चौड़ाई जो है 0.1 डी 0.15 डी रखा गया है, जो नट के ऊपर से 0.2 डी पर स्थित है। यानी ये ये बताने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे कि ये जो ये वाली जो दूरी है, ये जो गैप है, ये वाली गैप, इस गैप को बताया जा रहा है कि ये कितना है, ये हमारा 0.1 डी के बराबर है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये वाली दूरी, इसको 0.2 डी बताया जा रहा है ना। तो ये इसको जब हम बनाएंगे, ड्राइंग बनाते हैं या फिर जब हम इसको प्रोडक्शन में बनाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि ये गैप की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और ये ऊपर से कितना नीचे की तरफ होना चाहिए, कहाँ पर कट लगाना है। दिखाए गए अनुसार नट पर एक टैप किया हुआ होल कटा होता है, इसमें भी होल कट कर देते हैं। ये तो हमने चीरा लगाया, ऊपर से एक होल और कर देंगे चीरे वाले हिस्से में। और एक सेट पिंच पेंच जो है जब नट के शीर्ष तले से पिछले हिस्से पर कस दिया जाता है तो थ्रेड पर दबाकर थोड़ा झुक जाता है। अब जैसे हमने इसको, इस नट को हमने बोल्ट में लगा दिया और बोल्ट में लगा कर टाइट कर दिया। अब अगर हमने यहाँ पे ये स्लॉट कटा है तो ये वाला हिस्सा, यहाँ पे जो चूड़ियाँ होंगी, और इसको जब हम टाइट करेंगे तो चूड़ियाँ जो है नीचे की तरफ झुक जाएंगी, नीचे की तरफ झुक जाएंगी, तो जो बोल्ट वाली चूड़ियाँ होंगी उन पर वो दबाव बनाए रखें, और उसी दबाव के कारण ये नट जो है ढीला नहीं होगा।
ठीक है। अब हम देखते हैं साइमंड लॉक नट क्या होता है। साइमंड से ये साइमन ने बनाया होगा, तो उन्हीं के नाम पर ही साइमन नट रखा गया है, नाम इसका लॉक नट ही होता है ये। ये क्या होता है कि हेक्सागोनल नट के एक छोर पर एक बंद केवटी होती है और इसके अंदर एक फाइबर रिंग लगा होता है। फाइबर रिंग का आंतरिक व्यास, ये अंदर रिंग बताया जा रहा है कि एक फाइबर रिंग लगा हुआ है, इसका आंतरिक व्यास जो है मीटर कोर व्यास से थोड़ा कम होता है। जब नट को खराब कर दिया जाता है तो बोल्ट और फाइबर रिंग पर थ्रेड को काट देता है। जब नट को खराब कर दिया जाता है तो बोल्ट एंड फाइबर रिंग पर थ्रेड को काट देता है। फाइबर रिंग बोल्ट के थ्रेड पर अधिक पकड़ देता है और नट को ढीला होने से रोकता है। यानी ये जो फाइबर रिंग इसके अंदर लगाया गया है, ये क्या है कि फाइबर मतलब प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का एक रिंग लगा हुआ है अंदर, है ना। ये एक तरीके से कैप नट है या डोम नट बोल सकते हैं। और इस डोम नट के अंदर वाले एरिया में, खोखले वाले हिस्से में हमने एक फाइबर का रिंग लगा दिया। अब जब इस नट को हम एक इस बोल्ट या स्टड पे टाइट करेंगे तो अब जब टाइट करते जाएंगे तो अंदर प्लास्टिक लगा हुआ तो वो दबेगा, रिंग है तो वो डैमेज भी होगा। डैमेज होकर के क्या है कि जो बोल्ट और नट का जो थ्रेड वाला एरिया है उस पर अपना पकड़ बना लेता है। और जब एक प्लास्टिक पकड़ बना लेता है तो वो छोड़ना जल्दी छोड़ता नहीं है और इस तरीके से ये नट और बोल्ट लॉक हो जाते हैं। ठीक, इसीलिए इसको नाम, स्पेशल नाम है इसका साइमंड्स लॉक नट, क्योंकि इसको साइमंड्स ने डिजाइन किया था। अब हम देखेंगे पेन रिंग या ग्रूव नट क्या होते हैं। पेन रिंग और ग्रूव नट, नट का एक हिस्सा गोल खांचे के साथ गोल हो जाता है, ये इस तरीके से दिखाया जा रहा है ना। नट का एक हिस्सा गोल खांचे के साथ गोल हो जाता है। जब बोल्ट का होल किनारे बहुत करीब होता है तो एक काउंटर बोरिंग होल प्रदान करता है। टैप किए गए होल के माध्यम से सेट पेंच का डॉग पॉइंट खांचे पे बैठता है और पेंच कसने पर नट को ढीला होने से रोकता है। इसमें क्या किया गया कि ये बोल्ट जहाँ पर फिक्स होना है उस प्रोडक्ट में ही होल एक कर दिया जाता है। और जब बोल्ट उसके अंदर लगा करके हमने ऊपर से नट टाइट कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे कि बोल्ट ये नट वाले हिस्से में नीचे एक राउंड शेप एरिया बना होगा और उसमें खांचा कटा होगा। तो जब हम इस नट को इस बोल्ट के साथ अंदर जो है ये शंख बनाया गया है, शंख में फिट कर दिया। अब इसी शंख में हमने यहाँ से इस ऑब्जेक्ट में होल करके एक नट यहाँ से लगा दिया। तो अब क्या हुआ, ये जो स्लॉट वाला एरिया था इसका, इसके अंदर ये नट जा करके, ये स्क्रू जा करके फिट हो गया। तो अब क्या ये नट ऊपर की तरफ आ पाएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके स्लॉट में यहाँ पर ये फिक्स लगा दिया गया, एक रोक बैरियर लगा दिया गया एक तरीके से। ठीक है, तो इसीलिए इसको पिन या रिंग ग्रूव नट बोलते हैं। यहाँ पे एक रिंग ग्रूव कटा हुआ है, छल्ला जैसा रचना, इसलिए रिंग ग्रूव बोला जा रहा है। और एक पेन ये लगा दिया गया तो ये पेन हो गया। तो पेन या पेन रिंग या पेन ग्रूव नट बोला जाता है इसको। क्लियर हो गया। अब उसी को, यहाँ पर फिर से अलग से दिखाया गया है, दोनों चीज़ सेम है। इसके अलावा ये तो हमने विभिन्न प्रकार की लॉकिंग नट पढ़े। अब हम जानते हैं लॉकिंग प्लेट क्या होता है। नट के अनुरूप खांचे वाली एक प्लेट को नट पर रखा जाता है और एक पेंच के साथ बॉडी पर टाइट किया जाता है। ये हमारा जो है लॉकिंग प्लेट दिखाया गया है ना? ये देखिए लॉकिंग प्लेट का मतलब क्लियर हो रहा है यहाँ पे? नहीं हो रहा? ये देखिए फिर से पढ़ते हैं। नट के अनुरूप खांचे वाली एक प्लेट को नट पर रखा जाता है और एक पेंच के साथ जो है बॉडी को डाउन कर दिया जाता है। ये नट है, नट वाला हिस्सा। यहाँ पर भी इसी को दिखाया गया है, ये स्क्वायर नट दिखाया गया, ये हेक्सागोनल नट दिखाया गया। इसके साथ एक प्लेट लगाया जाता है। ये इसको प्लेट लगा दिया, इसको हमने, इसके अंदर ये नट फिक्स हो गया। यहाँ पे यही प्लेट बाहर की तरफ यहाँ तक लगा हुआ है और यहाँ पे एक होल से इसको प्लेट को टाइट कर दिया जाता है। तो अब जब ये खांचा बना हुआ है नट में, सॉरी प्लेट में, तो ये वाला
हिस्सा जो है नट का इसके अंदर फिक्स हो गया। तो ये जो प्लेट है अब इसको घूमने से रोकेगा, नट को घूमने से रोकेगा। तो जब नट घूमेगा नहीं तो वो लॉक जो है खुलेगी नहीं, और ये प्लेट इसको नट को लॉक करके रखेगी, और इसको इसीलिए इसका नाम लॉकिंग प्लेट कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे लॉकिंग बाई स्क्रू, स्क्रू से लॉक कर दिया गया है। सेम चीज़ जैसा कि हमने पढ़ा, एक स्क्रू इसके बिल्कुल पास में ले जाकर फिट कर दिया तो इसको अब क्या है, ये स्क्रू इस नट को घूमने से रोकेगा और ये लॉक हो जाएगा। स्प्रिंग वाशर भी जो है कि लॉक करने के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। ये स्प्रिंग वाशर दिखाया गया जैसे कि हमने पिछली बार भी पढ़ा था, जर्क सहने के लिए होता है। जर्क सहने का मतलब यही हो गया ना कि अब अगर इस पर झटका लगे तो ये नट ना खुले, तो ये इस टाइप का वाशर बीच में लगा दिया जाएगा। तो चूंकि स्प्रिंग जैसी संरचना होती है, जब हम इसको टाइट कर देते हैं तो ये इस नट को बाहर की तरफ ही धकेल के रखती है। तो बाहर की तरफ ढकेल के रखने का मतलब ये इस पे दबाव बनाती है, तो झटके भी लगेंगे तो उस दबाव के कारण वो फिक्स रहेगी और अधिक लोड सह सकेगी, है ना। इस तरीके से स्प्रिंग वाशर काम करता है। अब लॉकिंग बाय वायर, पेंच के सिरों में होल होते हैं जिसके माध्यम से नट खराब होने के बाद तार को फास्ट कर दिया जाता है। तार, हाँ, और जो है कि नट को आने से रोकता है। सेम वही चीज़ है, ये स्प्लिट नट जो हमने देखा था, सॉरी स्प्लिट पिन। स्प्लिट पिन की जगह अगर हम वायर यूज करें, यानी कि यहाँ पर हम ये पिन लगा कर, ये वायर डालकर टाइट बांध दें इसको, तब भी ये खुल नहीं पाएगा। इस तरीके से अपना ये जो वायर होता है वो काम कर लेता है अपना। अब पेचदार फास्टनरों का पदनाम डेजिग्नेशन। अब देखिए कि जो हमने स्क्रू टाइप के पढ़े थे, हमने पहले भी पढ़ रखे हैं। जैसे कि पैरामीटर नामाकरण, हेक्सागोनल बोल्ट नाम दिया हमने बोल्ट का। उत्पाद मानक नाम दिया, मानक कोई स्टैंडर्ड है उसका, तो आकार M20x60 मीट्रिक। तो इसका मतलब ये हो गया कि वोल्ट है, व्यास जिसका 20 वर्ग मीटर है और लंबाई 60 मीटर है। mm है, सॉरी ये दोनों वर्ग mm में होंगे, मीटर नहीं, ये गलत लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है। अब फास्टनर NN लॉक नट है ये, और स्टैंडर्ड कौन सा यूज किया गया है IS 1367। ग्रेड इसकी बी है, बी मतलब सेमी प्रिसीजन साइज में आता है ये, मतलब ये मीडियम साइज का होता है एक तरीके, मतलब मीडियम प्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा जहाँ एक्यूरेसी की आवश्यकता नहीं और बहुत कम भी नहीं है, तो उस टाइप की। यांत्रिक गुण जो दिखाया गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, 4.6 है। तो ये चार्ट होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी की, उस हिसाब से दिखाया गया होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये एक एग्जाम्पल लिया गया है कि IS 1363 के अनुसार नॉमिनल व्यास 24 मीटर, देखो यहाँ पर फिर गलत दिया, ये 24 होगा, और लंबाई 90 वाली एक हेक्सागोनल बोल्ट को डबल नट के रूप में नामित किया जाए। तो वो किस तरीके से नामित करेंगे हम, यहाँ बताया जा रहा है कि यदि फास्टनर के यांत्रिक गुणों को बनाए रखने की आवश्यकता है तो इसे निम्नानुसार नामित किया जाएगा। किसे नामित किया जाएगा, हेक्सागोनल बोल्ट M36 × 100, यानी ये डायमीटर हो गया और ये लंबाई हो गई। IS 1364 स्टैंडर्ड हो गया, बी ग्रेड हो गया, 8.7 जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो गई। ये सारी चीज़ें इस तरीके से क्लियर हो गया। ग्रेड बी हो गया। न्यूनतम तन्य शक्ति भी दिखा दिया हमने कि 80 kg पर mm² है, और न्यूनतम उपज शक्ति का अनुपात जो तन्य शक्ति है 0.7 गुना है। ये 8.7 का मतलब ये हो गया, इसलिए 56 kg न्यूनतम उपज शक्ति है। अब स्टड क्या होता है, स्टड का मतलब होता है, ये भी एक तरीके का बोल्ट ही है, इसको स्टड ही बोलते हैं या स्टड बोल्ट भी बोला जाता है। एक बार चित्र देखना जरूरी है। इस तरीके की संरचना जो होती है इस बोल्ट की संरचना होती है स्टड बोल्ट, यानी दोनों साइड पूरी चूड़ियाँ कटी हैं अगर, और हेड नहीं बना हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, स्टड बोलेंगे। चित्र 12 देखते हैं, 12 चित्र कहाँ पे, 11 और चित्र नंबर 12 दिया ही नहीं, कोई बात नहीं। तो हम चलते हैं एक स्टड का चित्र खुद से देखते हैं। मैं गूगल पे चलते हैं तो गूगल से आसानी से देख सकते हैं। एक स्टड का चित्र हमें देखना है ना, तो हमने यहाँ पे स्टड डाल दिया, ये रहा स्टड। इसका हमें देखना क्या है, इमेज।
तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों साइड अगर पूरा स्क्रू कटा हुआ है उसको स्टड बोला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, ये देखो, है ना, ये स्टड है। ये ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि बीच में जो है चूड़ी कटी ना हो, लेकिन दोनों साइड चूड़ियाँ कटी होंगी और दोनों साइड इस तरीके से नट भी लगे होंगे, है ना। तो स्टड मुझे लग रहा है कि अब समझ में आ गया होगा। तो अब इसका वो यूज क्या है वो देख लेते हैं एक बार। इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होगा हमारा। यह केवल एक बेलनाकार शंख है जिसके दोनों सिरे पर थ्रेड होते हैं। इसके बीच में सादा भाग होता है और नहीं भी हो सकता है। एक सिरा छोटा होता है जिसे मेटल एंड बोलते हैं नामक मशीन बॉडी में ख़राब कर दिया जाता है। दूसरा सिरा जो जो लंबा होता है उस जो नट लेता है उसे नट एंड पर लगाया जाता है ना। अब मान लो कि हमारा कोई मशीनिंग पार्ट ऐसा है जहाँ पर होल पहले से बना हुआ है, बट उसमें बोल्ट को फिक्स कैसे करेंगे, चूड़ियाँ अगर नहीं कटी हैं। अगर चूड़ियाँ कटी भी हैं तो हम क्या करेंगे, चूड़ियाँ नहीं कटी हैं तो चूड़ियाँ काट लेंगे और उसी साइज का बोल्ट स्टड जो है यूज कर लेंगे, उसमें टाइट कर देंगे अंदर लगा करके, और बाहर जो है दूसरा नट लगा करके दूसरे पार्ट को हम उसमें टाइट कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से इसका उपयोग होता है। और तीन प्रकार के स्टड होते हैं। टाइप ए स्टील में उपयोग जाने वाला अनुशंसित मेटल एंड लेंथ, ये साइज अलग अलग दिए हुए हैं। टाइप बी जो है कच्चा लोहा होता है, ये थोड़ा कमज़ोर यूज होता है, मतलब सॉफ्ट होता है ये। और टाइप सी एल्यूमिनियम। ये ए बी सी जो तीन तरीके की स्टड हैं ये इनके मेटल के आधार पर नाम दिए गए हैं। अगर स्टील का है तो वो टाइप ए आएगा, कच्चा लोहा है तो टाइप बी, और एल्यूमिनियम के लिए उपयोग किया जा रहा है तो वो टाइप सी। और इनकी जो साइज उपलब्ध है वो 1 2 3 4 5 साइजों में उपलब्ध है ना। M4 M8 और M12 और M16 और M20। लंबाई जो होती है वो 200 से लेकर के 25 mm के बीच में हो सकती है। और ये लंबाई डिपेंड करेगा कि किस व्यास का हमने स्टड ले रखा है। अगर व्यास ज़्यादा है तो सीधी सी बात लंबाई ज़्यादा होगी, अगर व्यास कम है तो लंबाई भी कम होगी। अब डेजिग्नेशन एक स्टड का दिखा दिया है यहाँ पे कि अगर कोई ये स्टड लिखा हुआ, बी लिखा हुआ, M20x200 और IS 1860 का यूज किया गया, ये स्टैंडर्ड है। स्टड की लंबाई 200, डायमीटर 24 और बी ग्रेड यूज किया गया, मतलब ये कच्चा लोहे का बना हुआ है और स्टड नाम पहले दे दिया गया। इस तरीके से जो है हमने विभिन्न प्रकार के स्टड के बारे में समझ लिया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, स्टड पढ़ लिया। स्टड के अलावा हमने विभिन्न प्रकार की लॉकिंग नट्स पढ़े, लॉकिंग वायर पढ़ा, लॉकिंग प्लेट पढ़ा, और इस तरीके से हमने अपना ये चैप्टर कंप्लीट किया। ओके, आज का चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।